तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक और फिज़िक्स सॉल्व पेपर, प्रीवियस पेपर। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 से 10 जो क्वेश्चन हैं वो नहीं आएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्पीयर एंड ए स्पेरिकल शेल हैव सेम मास एंड सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो एक गोला और एक गोलीय कोश, जो गोलीय कोश है उसका द्रव्यमान एंड सेम मोमेंट ऑफ, द्रव्यमान सेम है और उसका जो जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट रेस्पेक्टिव डायमीटर, जो उसके व्यास के जो सापेक्ष ले रखा है। देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, जो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर हमें देखना है। इसका आंसर होगा सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, among solid and hollow cylinders of same length, same mass and same material, and a solid cylinder is stronger than a hollow cylinder because, अब ये दे रखा है कि जो समान लंबाई द्रव्यमान के दो, तो जैसे दे रखे हैं ठोस और दो दे रखे हैं खोखले। तो क्या बोल रखा है कि जो एक जो ठोस बेलन है वो दूसरे कोई खोखले बेलन की तुलना में अधिक मजबूत होगा। अब वो क्यों होगा उसका रीज़न बताना है। हमें पता है कि होगा। अब इसका रीज़न क्या है, इसमें 4 रीजन दे रखे हैं हमें, जो हमें पढ़ने हैं। रीजन पढ़ते हैं। फॉर ट्विस्टिंग ए हॉलो सिलेंडर बाय एन एंगल थीटा, मोर टॉर्क विल बी रिक्वायर्ड देन दैट फॉर अ सॉलिड सिलेंडर। जो खोखले बेलन का जो कोण है, एंड कोण का मतलब होता है कि वो कितना ट्विस्ट करता है, कितना घूमता है, कितना एंटता है। अगर हम किसी किसी टावल है, टावल को अगर हम जब उसमें से पानी निकालते हैं तब उसमें हम एंठन करते हैं ना, उसको बोलते हैं एंठन। तो ठोस बेलन की तुलना में अधिक बल युग्म की आवश्यकता होती है। खोखले बेलन होगा ना, उसमें थीटा कोण से ऐंठने, ये दे रखा है। सेकंड रीज़न है कि ठोस बेलन को थीटा कोण से ऐंठने में खोखले बेलन की तुलना में अधिक बल युग्म की आवश्यकता होती है। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि पहले में तो दे रखा था कि खोखले के ऐंठन में, और दूसरे में ठोस में दे रखा। अब सी ऑप्शन क्या है कि ठोस बेलन को थीटा कोण से ऐंठने में खोखले बेलन की तुलना में अधिक कार्य करना पड़ता है। अब ठोस है, उसको ये बता रखा कि कार्य अधिक करना पड़ेगा खोखले बेलन की तुलना में। ठीक है। अब जो डी है वो क्या दे रखा है कि ठोस बेलन की मरोड़ी दृढ़ता का मान, जो हम उसको इसकी जो रिजिडिटी, मतलब उसको जो मरोड़ रहे हैं उसकी जो दृढ़ता का मान खोखले तुलना की में अधिक होगा। अब कार्य से यहाँ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम मजबूत दिखा रहे हैं, मतलब इस कैंठन से दिखा रहे हैं। तो ये रीज़न होगा कि ठोस बेलन की मरोड़ी दृढ़ता का मान खोखले बेलन की तुलना में अधिक होता है। तो टॉरिजनल रिजिडिटी ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज मोर देन दैट ऑफ ए होलो सिलेंडर। द रीज़न इज, जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो आंसर है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक गोली, जो जो अक्षिश है ना, उस पर एक गोली क्षैतिज तल के समांतर उत्तर दिशा में 500 मीटर प्रति सेकंड वेग से दागी जाती है। इस गोली के कोरियोलिसिस त्वरण की दिशा बतानी है कि यहाँ में हमें जो ओमेगा है वो 7.29 इंटू 10 टू द पावर -5 रेडियन पर सेकंड दे रखा है। जो हमें वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ये क्यों दे रखी है, क्योंकि वो कोरियोलिसिस फोर्स में जब जो वेलोसिटी आएगी वो एक घूमते हुए, घूमनाकार बोल सकते हैं, तो वो दे रखी है हमें। तो इसमें कौन सी दिशा होगी, तो 13 का आंसर होगा कि पूर्व दिशा होगी, ईस्ट आंसर, ए इज़ द आंसर। यदि अदिश विभव स्केलर पोटेंशियल है का मान v बराबर 6x माइनस 5y² प्लस 7yz² वोल्ट हो, जहाँ x, y, z मीटर में है, तो कुलाम 4 कुलाम आवेश पर, जो कि 200 स्थिति में, जो इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं कि कितने, हम लिख सकते हैं कि 2ik प्लस 0jk प्लस 0k पर विद्युत बल होगा। अब हमें न्यूटन से इसका जो विभव दे रखा है और इसका स्थिति सदिश दे रखा है, तो जो विद्युत बल है वो हमें निकालना है। k q1 q2 r² विद्युत बल निकाला जाता है। विद्युत क्षेत्र के जो हम निकाल सकते हैं इसकी कितना होगा, तो जो 14 है उसमें आंसर आएगा डी, 12 न्यूटन बल। द रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो ये रिड्यूस्ड मास होता है, मतलब पहले जो उसका जो कितना रिड्यूस हो चुका होता है उसका, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, 15 में, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर दिखाया जा रहा है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 16, है ना। 16 पढ़ते हैं। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो न्यूक्लियर फिजिक्स है,
उसमें रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो फर्स्ट ही चैप्टर है जिसमें रदरफोर्ड स्कैटर एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है जो अल्फा पार्टिकल के लिए उसने करवाया था, जो इम्पैक्ट पैरामीटर बी है, वी नो दैट एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो इसमें से ये दिखाना है कि वो किसके मतलब प्रोपोर्शनल होगी, है ना, किसके प्रोपोर्शनल होगी ये दिखाना है। तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर का हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, जब हम उसका पूरा डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला आता है B इजिकल्स टू, लिखिए B इजिकल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन ई कॉट थीटा, है ना, लिख सकते हैं B इजिकल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन ई और आएगा कोट थीटा बाय 2। अब हमें देखना है कि भाई ये जो है बी किसके प्रोपोर्शनल है। सीधा सीधा फॉर्मूला से हमें दिख रहा है कि ये किसके प्रोपोर्शनल होगा अगर हम ये क्वांटिटी कांस्टेंट रखें, क्योंकि के कांस्टेंट है, जेड जो उसका परमाणु जो क्रमांक है वो कांस्टेंट रहेगा, ई स्क्वायर है उसका जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, ई है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम इनको कांस्टेंट मानते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का जो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं तो ये कॉट थीटा बाई 2 के बराबर, सॉरी कॉट थीटा बाई 2 जो 5/2 फाई एंगल दे रखा है तो किसके बराबर होगा, सी इज द आंसर, राइट, सी इज द आंसर, सॉरी तो दैट क्या हो रहा है। तो हम ये पूरा का पूरा जो है ये हम उससे निकाल सकते हैं। अगर आप पूरा का पूरा रदरफोर्ड पढ़ते हो तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि रदरफोर्ड ने किस प्रकार से एक गोल्ड थिन जो पन्नी रख के वहाँ पे जो अल्फ़ा कणों की बौछार करवाई थी, वहाँ पर से हमें कितने कंक्लूजन्स मिलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं से ही पता चलता है कि नाभिक की संरचना कैसी थी। हाँ, रदरफोर्ड की बहुत सारी कमियाँ निकली हैं, लेकिन वहीं से ही कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन तथ्यों को आगे जब वैज्ञानिकों ने सॉल्व करा है, क्योंकि अगर वो नहीं आते, शुरुआत ही यहीं से हुई है, तो फिर वो आगे सॉल्व नहीं होते। तो इसको आप पूरा पढ़िएगा, इसका जो डेरिवेशन भी है और इसमें जो तथ्य हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाभिक के लिए क्या उन्होंने कितने डिग्री पर क्या विक्षेपित हुआ था, कौन सा कण वापस लौट आया था, कितने डिग्री पर कौन से कण रिफ्लेक्ट हो गए थे, जो भी जहाँ पर कितना ये बताया गया है कि एक जगह पर सारा का सारा जो उसका केंद्रित रहता है जो द्रव्यमान, उसको नाभिक की परिभाषा दी गई है इसके अकॉर्डिंग। देन देखिएगा क्वेश्चन सी इज द आंसर। 17 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज इनकरेक्ट फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स है लेजेंडरी के, उनके लिए जो ये है, हमने ये पढ़ा था कि ये जो लिमिट -1 से जो इंटीग्रल की जो लिमिट टी पी एन इक्वल्स टू 1, उसका वैल्यू जो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अभी, जो हमने दो पिछले आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा चैनल की, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमने दो प्रीवियस सॉल्व पेपर करे हैं उनमें हमें एक क्वेश्चन मिला था तो उसकी वैल्यू 1 थी, तो ए तो होगा नहीं, है ना। और जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें 2 भी नहीं होगा। तो जो अब ये है कि कौन सा संबंध गलत दे रखा है ये बताना है। अब इसकी वैल्यू ये जो है ना, ये पी एन जो बी है, इसमें क्या होता है कि एक इवन फंक्शन होता है, तो इसके लिए ये वैल्यू गलत होगी। तो इसमें जो 17 में है वो बी इज़ द राइट आंसर, बी राइट आंसर है, लेकिन ये संबंध गलत है। बाकी जब जो संबंध है वो सही है, क्योंकि इसमें जो हमने जो लास्ट क्वेश्चन देखा था उसको आप मिलाइएगा। लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स इतने विस्तार से नहीं दे रखे हैं, फाइनल ईयर में आप पढ़िएगा इनको। क्वेश्चन नंबर सीधा 19, आई थिंक 17 के बाद में जो ये है वो छपा है। आप देख रहे हैं कि आपको जो ये आप सॉल्व अगर नहीं कर रहे तो आप अगर वीडियो भी देख रहे हैं 5 मिनट तक, आप बाकी सारी वीडियोस भी देखिए, आपको आधा घंटा लगेगा। आप सॉल्व मत करिए, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को एक बार देखिए, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन अगर सीधा का सीधा एग्ज़ाम में वापस रिपीट हो जाता है तो आप उसका आंसर सीधा दे सकते हो बिना सॉल्व किए हुए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सो लाइक जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि द करेक्ट एक्सप्रेशन डेल डॉट ए इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो हमने देखा था कि सेम तो नहीं है, है ना,
पर इसमें जो ये हम देखते हैं ना कि हाँ, मैंने बोला था कि आपको डाइवर्जेंस निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, कर्ल निकालना है। अगर आप तीनों के एक्सपेंशंस पढ़ लेते हो, डेरिवेशंस, तो आपको एक बार याद रखना है और आपको फिर ये इसकी टर्म याद रखनी है कि आपको इसको याद कैसे करना है। तो 19 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें है, ए इज़ द राइट आंसर होगा 1/H1H2। सॉरी फॉर द मार्क्स, किसी को प्रॉब्लम हो रही तो मैंने मार्क करना भूल गई, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। तो ए इज़ द राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज की यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी सेल्फ जे इज इक्वल्स टू क्या होगा, है ना। तो इसका जो यू एंड वी का जो इट्स खुद के साथ में जो जैकोबियन निकाला। अब जैकोबियन होता क्या है, टू वेरिएबल्स दे रखे हैं जैसे कि एक्स है और एक्स के ही फंक्शन जो वेरिएबल है वो क्या है, यू एंड वी है। अब इसमें एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। लाइक अगर हम देखें तो हम एक्स को डिनोट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फंक्शन है यू एंड वी का, राइट। तो ये तो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, शार्प यूज़ नहीं कर रही मैं। ये तो है डिपेंडेंट, है ना। और ये जो u एंड वी एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, तो हम जब जैकोबियन निकालते हैं किसी चीज़ का तो कैसे निकालते हैं, जैसे कि जैकोबियन मानते हैं हम जिसमें कोई दो फंक्शन है एक्स और वाई, तो उसको हम लिख सकते हैं। अगर हमें u और v के लिए हमें जैकोबियन निकालना है, हमने मान लिया कि x और y डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और u एंड v है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो जैकोबियन को लिखते कैसे हैं, सी इट कि ऐसे लिखते हैं जैकोबियन को, जैसे कि जैकोबियन है x और y। अब x और y हमारे पास पता ही है कि क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब जैकोबियन हमें निकालना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए, तो हम जैकोबियन को शो करेंगे x y जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और u एंड v जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अब इसको हम शो कैसे करेंगे, सी जो हमारे पास जो अभी मैंने लिखी थी उसके वैल्यू के इक्वल हम इसको जैकोबियन कैसे निकालेंगे। अब सी देखिए आराम से ना, अब क्या है कि हमने लिए थे डिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए थे एक्स एंड वाई, तो हम एक बार और इंडिपेंडेंट लिए थे यू एंड वी के, तो एक बार हम एक्स का करेंगे यू के सापेक्ष। देखो पहले लिया हुआ एक्स और वाई याद रखिए और फिर लिया हुआ यू एंड वी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि पहले तो निकालेंगे एक्स का यू के, लिख लिया, ट्रिक बता रही हूँ, फिर एक्स का कर दो यू वी के, फिर कर दो वाई का यू के, फिर कर दो वाई का वी के। अब ये वाई और वी फिक्स नहीं देंगे, यहाँ पे आपको कोई से भी एलिमेंट्स दे रखे होंगे और आपको करना होगा। अब ये किसके सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पे यू है वी के सापेक्ष होगा, यहाँ पे वी है यू के सापेक्ष होगा, यहाँ पे यू है वी के सापेक्ष होगा, यहाँ पे वी है यू के सापेक्ष होगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसके सापेक्ष करना है। अब ये आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी कि पहले हमें ये एलिमेंट लेना है और इसका यू और वी के सापेक्ष करना है, क्या करना है डिफरेंशिएशन, फिर हमें y लेना है जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका हमें u और v के सापेक्ष करना है, और जहाँ u के सापेक्ष हो रहा है वहाँ पे v कांस्टेंट रहेगा, जहाँ v के सापेक्ष हो रहा है वहाँ पे u कांस्टेंट रहेगा, राइट। आगे समझ में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जैकोबियन की, जो मैथमेटिक्स जो फिजिक्स है उसमें आपने जैकोबियन की प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी होगी, सॉरी सेकेंड ईयर में। जैसे कि j अगर u और v का है फंक्शन, जैसे कि सॉरी लेते हैं हम सी, जैसे कि जे यू और वी का अगर फलन है तो इसकी प्रॉपर्टी होगी, ये इसकी वैल्यू होगी 1, ये इसकी है प्रॉपर्टी 1। अब हम इसकी प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, सी इट आपको एक प्रूव करके बताती हूँ कि कैसे हमको सॉल्व करना है हर किसी चीज़ को। अब हमें दे दिया कि ये है प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, तो हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सी LHS लेके चलेंगे, जो LHS ले रखा है यू एंड वी वही करना है हमें, तो कि भाई इज इक्वल्स टू क्या करना है, हमारी वही लाइन है कि पहले यू का किसके सापेक्ष कर लिया, यू और वी तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो यू पहले किसके सापेक्ष करेंगे यू के, फिर यू का किसके सापेक्ष करेंगे वी के, फिर वी का यू के सापेक्ष, वी का वी के सापेक्ष, राइट। अब क्या करेंगे ये यू के सापेक्ष हो रहा है,
सॉरी फॉर दैट, आई थिंक मिस्टेक हो रही है समथिंग। तो हम क्या कर रहे थे कि हमें दिया था कि यू और वी के सापेक्ष निकालें। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है। सी जे बराबर यू और वी का हमें दे रखा था, इसकी वैल्यू में 1 निकालिए। 1 कैसे निकालेंगे, C8 इजिकल्स टू जे का जो जे है हम सॉरी इसको जैकोबियन शो करते हैं। जैकोबियन की प्रॉपर्टी को हम ऐसे लिखते हैं कि डेल यू का हमने करा यू के सापेक्ष, डेल यू का करा हमने वी के सापेक्ष, डेल वी का करा हमने यू के सापेक्ष, डेल वी का करा हमने डेल वी के सापेक्ष। अब जब यहाँ पे यू के सापेक्ष करा तो वी कांस्टेंट है, वी के सापेक्ष करा तो यू कांस्टेंट है, यू के सापेक्ष करा तो वी कांस्टेंट है, वी के सापेक्ष करा तो यू कांस्टेंट है। यू नो इसकी वैल्यू 1 होगी, यू नो इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि यू का वी के सापेक्ष नहीं हो रहा, यू का यू के सापेक्ष 1 होगा। यू नो इसकी वैल्यू 0 होगी इज इक्वल्स टू इसकी, ये जो हमें मैट्रिक्स मिल रही है क्या किसकी मिल रही है। अब इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट 1 मिल रहा है, आंसर मिल रहा है ना। दैट्स यही समझाने की ट्राई कर रही थी बस। अब हमें जब हमने यू और वी का हमने करा है तो हमें जो मैट्रिक्स मिली है कौन सी मैट्रिक्स मिली है, इकाई मैट्रिक्स ही तो मिली है। इसको हम इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, राइट। नल मैट्रिक्स बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स को, शून्य मैट्रिक्स को, राइट। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रदिशों के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य उचित है। जो प्रदिश है, टेंसर्स है, टेंसर हमने पढ़े हैं कि उनके संबंध में जो कौन सा क्वेश्चन जो तथ्य उचित दे रखा है, मतलब बाकी सब गलत होगा, सही कौन सा है वो दिखाना है, ठीक है। तो टेंसर दे रखे हैं, दो प्रदिशों का योगफल न क्रम विनिमय न साचर्य गुणधर्मों का पालन करता है, ये दे रखा है। ऐसा तो कुछ नहीं है, दो प्रदिशों का योगफल क्रम विनिमय का पालन करता है और साचर्य के भी करते हैं बहुत सारे। तो ये तो जो दे रखा है ये तो कथन गलत है क्योंकि करते हैं ना ये। तो ये जो ये दे रखा है कि जो सिमेट्रिसिटी होती है उसके लिए ये गुण प्रदर्शित करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये दे रखा है कि इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर्स इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इनर मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। जब आप टेंसर्स पढ़ोगे इसमें कोवेरिएंट है, जो टेंसर्स की रैंक है, मिक्स टेंसर है, जो फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ टेंसर्स है, कम्यूटेटिव है, आउटर प्रोडक्ट है उनका, इनर प्रोडक्ट है। आउटर प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी जो सब्सट्रैक्शन है, कम्यूटेटिव है, सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है टेंसर में। बहुत सारे टेंसर्स जो होते हैं वो आते हैं कि इनमें दे रखा है कि जो इनर मल्टीप्लिकेशन है उनका इनर प्रोडक्ट है टेंसर इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ये दे रखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये आउटर मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। जो इनर प्रोडक्ट होता है वो उनकी टू टेंसर्स ओबे, लाइक जैसे हम नोट भी देते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर ओबे कम्प्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, है ना। तो ये दे रखा है इसमें कि पालन करता है ना। तो उसके लिए उचित कथन दे रखा है कि भाई एन डायमेंशनल स्पेस के लिए यू, ये तो होता ही है, ये जो डायमेंशनल के लिए डेल की जो प्रॉपर्टी है ये होती है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा मैं बता देती हूँ, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, जो m0 विराम द्रव्यमान का एक कण c/√2 वेग से गति कर रहा है, इस कण की आपेक्षिक गति ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा के मान कितने होंगे। अब ये जो रिलेटिविटीज वाला जो काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक जो हमने मैकेनिक्स के सेंटर ऑफ मास है, रिलेटिविस्टिक जो फॉरियर स्पेसेस है उनमें ये पढ़ा है कि उनमें हमने मोस्टली रिड्यूस मास भी पढ़ा है एंड इसमें से क्वेश्चन आता है रिलेटिविटी वाले में। तो इसमें ये दे रखा है कि भाई जो m0 है, अब m0 को हम कैसे शो करते हैं, लाइक हमारे पास एक्सप्रेशन आता है m इजिकल्स टू जो रिड्यूस मास का जो एक्सप्रेशन क्या आता है, हमने पढ़ा ही होगा ये एक्सप्रेशन, शायद किसी ने पढ़ा होगा, बता देती हूँ मैं। m इजिकल्स टू m0 होता है और हम उसको ऐसे लिखते हैं 1 - v²/c², जो v होता है वो इसका वेग होता है मीडियम का, और ये जो होता है वो उसका वेग होता है √1/2। ये जो हम शो करते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है उसका होता है रिड्यूस्ड मास का, और हम इस फॉर्मूले की मदद से काफ़ी निकालते हैं इसमें।
जो हमने विराम द्रव्यमान के लिए जो इसके रेस्ट मास के लिए जो हमने पढ़ा है, तो इसकी जो अपेक्षित गतिज ऊर्जा है और जो हमारे पास कुल ऊर्जा आएगी वो हम एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वेग चेंज कर रखा है, c/√2 दे रखा है। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू आएगी कि sorry for disturbance, 22 question, right? C is the answer. Question number 23. The rest masses of proton and lambda particle are this one and this one, and rest mass of electron respectively. Let rest mass of electron as 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c स्क्वायर, जो दे रखा है हमें कि भाई द थ्रेशोल्ड, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसका भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हमने किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप रिलेटिविटी में जाओगे, जहाँ पे हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू किया है मैथमेटिकल फिजिक्स में, जब टेंसर के बाद में जो पार्ट आता है उसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड यूनिट आई थिंक आर यूनिवर्सिटी के बुक्स में CBH में, तो उसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में हम रिलेटिविटी पढ़ते हैं, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, जो कर्वीलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आगे के लॉरेंज पढ़ते हैं। लॉरेंज के लिए जो हमारे पास जो फोरियर स्पेस, 4 वेक्टर, 4 जो भी आता है, उनमें अगर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करेंगे तो उसके लिए एक्सप्रेशन काउंट डाउन करना होता है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए, और उसमें 2-3 जो ये दे रखे हैं रेस्ट मास के लिए, रेड्यूस्ड मास के लिए स्पेशली क्वेश्चन आता है। तो 23 नंबर जो है ये आप करिएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो सीधा का सीधा आंसर, सीधा का सीधा जो फॉर्मूला क्वेश्चन है उसके लिए दे रखा है। जैसे कि हमें मासेस तो दे रखे हैं भाई, रेस्ट मास तो हमको दे दिए हैं, और हमें जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए जो इक्वेशन है वो भी दे दी। तो हम इसकी वजह से हम क्वेश्चन नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, जो हमें ये व्हीट स्टोन सेतु की तरह लग रहा होगा आपको। जैसे कि अगर हम इस पार्ट को देखें, सॉरी फॉर दिस, अगर हम इस पार्ट को देखेंगे तो आपको भी व्हीट स्टोन सेतु की तरह दिखेगा, कि व्हीट स्टोन सेतु में भी इसी तरह कुछ था, लेकिन वहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लग रखा था और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थे, और इसको हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था। तो ये दे रखा है कि इसमें धारा के मान क्या होंगे, भाई इसमें धारा का मान निकालना पड़ेगा, राइट। अब इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम धारा का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दे रखा है किस जगह से कौन सी धारा जा रही है, उससे हम धारा का मान निकालेंगे कि A व B के मध्य कितनी धाराएं जो हैं वो कितनी तरफ से धारा जा रही है एम्पियर से, तो हम निकालेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन इज द राइट आंसर। 25 तो थेवेनिन्स, अरे यार जो हमने ये रेसिप्रोसिटी वगैरह, थेवेनिन्स की थ्योरम, ये जो थ्योरम्स है 6-7, उस थ्योरम में आपको 2 या 3 जो थ्योरम्स है वही याद रखनी पड़ेगी। बाकी थ्योरम में इतना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन याद करने में, उनका डेरिवेशन याद करने में थोड़ा सा लगता है कि हम इतनी सारी थ्योरम्स कैसे याद करेंगे। लेकिन अब अगर आप उनके एक्सप्रेशन पढ़ लेते हो और किस थ्योरम कहाँ यूज़ हो रही है, अगर ये पता होता है तो आप उसके क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर देते हो। और थेवेनिन और जो 7 थ्योरम है टोटल, उन थ्योरम्स में से थेवेनिन नाम की रेसिप्रोसिटी एक ऐसा करके कुछ थ्योरम है, उन 2-3 थ्योरम में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये 3 जो थ्योरम्स है, 3-4 उन थ्योरम, उनमें से क्वेश्चन श्योर आता है, उनका क्वेश्चन आता ही है। तो इस डायग्राम देते हैं या तो आपको, या फिर उससे सीधा पूछ लेंगे। तो इसका हम करेंगे कि भाई दिए गए जाल का थेवेनिन तुल्य परिपथ होगा, तो इसके तुल्य परिपथ हम कैसे बनेगा। अब इसके लिए आपको पहले थ्योरम का पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हो उसको। 25 नंबर क्वेश्चन एंड B इज द राइट आंसर। 26 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जिनमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो में देखना है कि कौन सा है।
दे रखा है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो अपवा वेग होता है द चार्ज कैरियर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो अप्लाइड जो फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। येस होती है, क्योंकि जो मोबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो वी डी एंड ई की फॉर्म में होता है, आप देख सकते हो। जब हम पहले तो हम निकालते हैं कि जब जो अपवा वेग के लिए जब हम टर्म निकालते हैं जिसमें हम धारा घनत्व जो चार्ज डेंसिटी है J इज इक्वल्स टू, तो हम निकालते हैं कि एन ई वी डी आता है, जिसमें एन जो इलेक्ट्रॉन की नंबर्स होते हैं एंड ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है एंड वी डी होता है वो जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हम उसको वी डी से शो करते हैं, वी डी है ना। और जैसे कि J इज इक्वल्स टू होता है एन ई वी डी, क्योंकि J इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है आई अपॉन ए और एन ई वी डी। जैसे हम किसी सर्किट में जो तार है उस से जोड़ रखा है, अगर उसमें हम आई कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एन ई ए वी डी आता है, जिसमें जो वायर लगा होगा इसमें जो ए है वो उसका एरिया है क्रॉस सेक्शन जो भी, और वी डी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो उसमें चार्ज कैरियर्स जो कर रहे हैं एन इनका नंबर है। तो इस प्रकार हम आई निकालते हैं। इसी प्रकार हम आई बराबर क्यू टी से पहले हम क्यू निकालते हैं, फिर हम आई करते हैं, फिर हम जे जो चार्ज डेंसिटी है वो निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि हाँ, तो क्वेश्चन बी जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि 4 पीएन जंक्शन द डिफ्यूजन करंट्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इन सेम डायरेक्शन। जो पीएन जंक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन और छिद्रों के कारण जो विसराई धाराएं होती है वो समान दिशा में होती है, नहीं होती, क्योंकि संधि के लिए ये कोई नहीं होता इंपॉर्टेंट। फॉर ए लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन कैपेसिटेंस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, कि ये दे रखा है कि जो संधि है लीनियरली ग्रेडेड, जब हम संधि करते हैं तो उसके लिए जो पीएन संधि का मान है वो आरोपित करने पर निर्भर नहीं करता। तो इंटरेस्टिंग, जो दो प्रकार के जो हमारे पास चार्ज के जो बनते हैं तो उसमें चार्ज कैरियर्स डेंसिटी इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन बैंड गैप, ये बता रखा है। तो इसमें वी नो दैट कि कथन सत्य कौन सा है। अब हम अगर हमें ना पता हो, हमने थ्योरी पढ़ रखी हो, तो हम अब क्वेश्चन ये दे रखा है तो ऑब्वियसली इसका एक ही आंसर होगा ना। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है, क्योंकि इसमें 3 गलत होंगे तो हम गलत पे तो जा नहीं सकते, हम तो सही पे जाएंगे ना। तो अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट सही आ रहा है और हम श्योर है कि ये सही है तो हम यहीं पे अपना आंसर ख़त्म कर देते हैं, कि बाकी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। अगर आप श्योर हो कि हमारा ए ही है, अगर आप ए पढ़ते हो आपको गलत लग रहा है, बी पढ़ते हो आपको अगर सही लग रहा है कि आंसर सही है, तो परमानेंट मैंने पढ़ रखा है तो आप बी को आंसर कर सकते हो। बट अगर आप श्योर नहीं हो तो आप चारों आंसर्स पढ़िए। लाइक मैं श्योर हूँ तो 26 में इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इन ए 50 हर्ट्ज फुल वेव रेक्टिफायर, जो फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा है। हैव 5 पाई फिल्टर, जो एक तो पाई फिल्टर उसमें फ़िल्टर लगाते हैं, 1 इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी इंडक्टेंस, ठीक है, and 2 capacitors of 20 microfarad capacitance is each are used. If the load resistance is 1000 ohm, the ripple factor will be nearly equal to, जो इसका रिपल फैक्टर है वो क्या होगा, 0.22। B is the right answer। 27 नंबर क्वेश्चन, B is the right answer। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट फॉर द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो FETS का भी हमने प्रैक्टिकल पढ़ा है, इजी सा प्रैक्टिकल है, तो इसके लिए जो ट्रांजिस्टर के संबंध में उचित कथन कौन सा सही नहीं है। तो ये दे रखा है कि द वोल्टेज गेन ऑफ द FET इज़ लो ड्यू टू इस लॉ ट्रांसकंडक्टेंस, है ना, क्योंकि क्षेत्र जो उत्सर्जक ट्रांजिस्टर की वोल्टा लब्धि का मान कम होता है, क्योंकि इसकी अंतरचालकता अत्यल्प होती है, इसलिए इसका वोल्टा लब्धि का मान कम होता है। अब इसमें गलत कथन बताना है तो हमें अगर आइडिया नहीं हो तो हम सेकंड चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे। वैसे चारों ऑप्शन से पढ़िए, लेकिन अगर आप श्योर हो जाए, आपके पास टाइम कम है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं श्योरिटी हूँ इस टाइम, तो आप पहले ही आंसर कर सकते हो अगर आप श्योर हो। FET इज़ मोर थर्मल स्टेबल दैन BJT। हाँ, होता है ये तो, क्षेत्र उत्सर्जक होता है ना वो। 28 नंबर क्वेश्चन, जो क्षेत्र का ऊष्मा स्थायित्व संधि ट्रांजिस्टर से अधिक होता है, FET इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ये भी सही कथन है। हमें तो ये ना कि गलत नहीं बताना, तो B और C तो हम पे जा नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट का हमें आइडिया ही नहीं है अगर नहीं हो तो। अब FET, अगर आप FET का जो प्रैक्टिकल भी पढ़ोगे ना तो आपको यही उसका इंटेंशन जो बताया जाता है कि FET क्या है, तो FET एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि आप जब खुद ही करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वोल्टेज कंट्रोल करता है। द नॉइज़ फिगर ऑफ FET इज़ लोअर देन द BJT, जो इसका रव गुणांक एक इसका फैक्टर होता है वो। तो 28 नंबर क्वेश्चन
इसमें जो आप थ्योरी पढ़ोगे आपको जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न योजक परिपथ की निर्गम वोल्टता जो आउटपुट और इनपुट पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आता है आपके। तो 29 नंबर क्वेश्चन में सी इज़ द राइट आंसर। ओके, आप निकालोगे इससे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर इज ए, अब ट्रांजिस्टर क्या होता है आप चारों पढ़िए कि आपको क्या दे, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस, विभव संचालित युक्ति, टेम्परेचर ऑपरेटेड डिवाइस, टेम्परेचर संचालित युक्ति थोड़ी ना, टेम्परेचर का कोई रिलेशन थोड़ी ना इतना, करंट ऑपरेटेड डिवाइस, धारा संचालित युक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर जब हम करते हैं तो उसमें वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ये सुनते हो आप, तो वोल्टेज का सबसे ज़्यादा मैटर रहता है इसमें। देन इजीली आप अगर आप किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हो तो आप स्टार्टली आप यही करते हो कि ट्रांजिस्टर है, रेक्टिफायर्स है, ये कौन सी डिवाइसेस है। अब ट्रांजिस्टर के बारे में जब फर्स्ट लाइन ही पढ़ोगे तो उसी में यही दे रखा है, तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हो। 30 नंबर क्वेश्चन इज ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 31 जो डी मोगन्स थ्योरम है, मैंने बोला था कि जो इसकी बूलियन अलजेब्रा है उसमें से या फिर लॉजिक गेट्स में से क्वेश्चन आता है। बूलियन अलजेब्रा में से भी जो पूछा हुआ है इसमें डी मोगन्स थ्योरम के बारे में पूछे है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 31 नंबर क्वेश्चन है, तब आप इसको सॉल्व करोगे। अब आपको ये, इसके लिए आपको जो बूलियन अलजेब्रा की जो ईजी सी कुछ रूल्स है, कुछ हम सर्व समीकरण बोल सकते हैं हिंदी में, तो अगर वो पढ़ोगे आप, कुछ है समथिंग, तो उसको आप यूज़ करके आप कितना भी बड़ा बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और डी मोगन्स थ्योरम इज़ द वेरी, डी मोगन्स थ्योरम में क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है कि आपके पास अगर वो बार सिस्टम का कुछ होता है, ये है, एक तो टर्म ये आती है, एक टर्म ये आती है, आप उसको अलग अलग ऑपरेट करते हो बार, एंड हमारे पास दो ये जो है, ये ए और बी, ये क्या है, ये दो इनपुट्स है, और फिर इनपुट्स जितने ले रहे हैं, आउटपुट जो भी है, यही तो पढ़ते हैं हम लॉजिक गेट्स में। तो ये है कि बार का क्या है, तो डी मोगन्स थ्योरम में आप करोगे इसको सॉल्व, वेरी इजी क्वेश्चन। द राइट आंसर इज़ बी, सॉरी, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बाकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में हैं, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्योंकि 5 ईयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन, 31 में मैं बी आंसर बता चुकी हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, द इलेक्ट्रॉन गेज इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज डिस्क्राइब्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज, जब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होता है तो साम्य अवस्था जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन गैस को एक वितरण फलन द्वारा निरूपित किया जाता है, वो वितरण फलन क्या है। अब किस स्टेट में जब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, और मैक्सवेल बोल्ट्जमान आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आप पढ़ा होगा कि बोस-आइंस्टीन पढ़ा होगा आपने, फर्मी डिराक पढ़ा होगा, गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत द्वारा जो प्राप्त दिया गया है वो पढ़ा होगा आपने। तब ये पढ़ोगे कि उसमें जो ये दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन गैस को एक वितरण फलन द्वारा निरूपित किया जाता है, तो इसका जो आंसर है आप इसमें सब में पढ़ोगे, और इसमें स्पेशली नोटिस कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन फील्ड की एब्सेंस होगी, ना कि प्रेजेंस होगी। तो आप इसको श्योर से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन इससे चेंज हो जाता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन एंड सी इज़ द राइट आंसर। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसमें से भी आता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान है, बोस आइंस्टाइन है, फर्मी डिराक है, जो आप सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में समथिंग इसका पढ़ते जाओगे, राइट। 33 नंबर क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस के अणुओं की माध्य मुक्त पथ पर ताप का प्रभाव बताना है। ये ताप का प्रभाव पूछते ही हैं रेजिस्टिविटी पर, जो मेटल्स पर जो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कैसे रिलेशन है, मीन फ्री पाथ है, टेम्परेचर रिलेशंस तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बिकॉज जो ये जो हम पढ़ते हैं इसमें थर्मोडाइनमिक्स में, इसमें ओनली टेम्परेचर के बारे में, ऊष्मा जो होती है उसके बारे में ही बताया जाता है। तो पढ़ते हैं, मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो इसमें क्या बताना है कि मुक्त पथ ताप का प्रभाव क्या होगा। गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ ताप पर निर्भर नहीं करता। ताप पर निर्भर क्यों नहीं करता है, करता है ताप पर निर्भर, ये तो गलत हो गया, प्रभाव ऐसा थोड़ी ना होगा। तो मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये निर्भर तो करता है, तो ए तो आंसर रहा नहीं हमारा, क्योंकि प्रभाव पड़ेगा वो बताना है। अब गैस के अणु का माध्य मुक्त ताप पर बढ़ाने पर बढ़ता है, कम होता है, ये देखा नहीं जा सकता। अब ये डी और अ तो आंसर होने से रहे, राइट, क्योंकि ताप पर प्रभाव तो पड़ेगा। अब ये बढ़ता है, कम होता है, ये हम कैसे देखेंगे, हम थ्योरेटिकली भी देखेंगे। मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जो 33 नंबर क्वेश्चन है इसमें बी राइट आंसर होगा कि जब गैस के अणु का माध्य मुक्त पथ ताप कम होता है तब ताप बढ़ता है। माध्य मुक्त पथ आप पढ़ोगे, उसकी डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। सॉरी फॉर डिसकन्वीनियंस।
बी इज़ द राइट आंसर. ओके. 34 number questions. Diffusion phenomena is gases in gases suggest that the coefficient of diffusion is जो विसरण होता है गैसों में, विसरण का गुण होता है गैसों का, प्रभाव प्रदर्शित करता है. जो विसरण गुणांक होता है वो किसके समानुपाती होता है. ये ऐसे नहीं है कि आपने कहीं पे टी की 3/2 अगर कहीं पे पावर देखी हो तो आप उसको राइट आंसर कर दो. इसका एक फॉर्मूला होता है विसरण गुणांक, जो हमें पता होता है कि विसरण गुण कितना होगा. तो आप सीधा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा थ्योरी में. तो इसका सीधा का सीधा आंसर है 34 बी, जो टी की पावर -1/2 के समानुपाती होता है. 35 नंबर क्वेश्चन. 373 के केल्विन 303 केल्विन तापमानों के मध्य कार्यरत एक कार्नो इंजन, मैंने बोला था ना कार्नो इंजन के बारे में क्वेश्चन आ रहा है और वो ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल दे रहे हैं. तो आप न्यूमेरिकल्स करिए कार्नो इंजन के फॉर्मूले बेस जो भी हैं. तो रुद्धोष्म परिवर्तन जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये भी आप पढ़िए. इसमें क्या होता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या जो कांस्टेंट रह रहा है, क्या ज़ीरो हो रहा है, ऊष्मा हो रही है, टेम्परेचर हो रहा है, थर्मोडायनेमिकल, आइसोबैरिक होती है. ये जो प्रोसेसेस है इनको भी पढ़िए आप, जो डायनेमिक्स में होती है. तो आपको इससे पता चलता है कि इसमें क्या कांस्टेंट है, क्या फॉर्मूला थोड़ा सा यूज़ करना है. आप इसको थोड़ा अंदाज़ा लगा के भी कर सकते हो आंसर को. 35 नंबर क्वेश्चन. तो इसमें ये होगा कि सी इज़ द राइट आंसर. ओके. सो 35 नंबर क्वेश्चन में सी इज़ द राइट आंसर. 36 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल रिलेशन इज़ इनकरेक्ट. जो इनकरेक्ट रिलेशन है वो बताना है हमको. अब ये कहाँ से आएगा, जब हम मैक्सवेल्स रिलेशंस, जो मैक्सवेल की हम वो थर्मोडायनेमिक्स में आगे करते जाएंगे, तब टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी, इनमें रिलेशन बताते बताते हमको इधर उधर पक्षांतरण करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करके. इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है. अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर करते हो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है. लेकिन वेरी इजी अगर आपके पढ़ा हुआ हो तो रिलेशन देखते हैं कि भाई 36 नंबर में क्वेश्चन में ये कौन सा रिलेशन है जो गलत दे रखा है. तो डेल टी अपॉन डेल वी का कांस्टेंट एंट्रोपी माइनस डेल पी अपॉन डेल एस, और डेल एस बी है डेल एस अपॉन डेल वी टी के सापेक्ष, सॉरी टी कांस्टेंट, डेल पी अपॉन डेल टी. सी है डेल टी अपॉन डेल पी, डेल इज इक्वल्स टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस. ठीक है. और डी है डेल एस अपॉन डेल पी इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी. तो 36 नंबर क्वेश्चन एंड सी इज़ द राइट आंसर. ओके. पढ़िएगा आप इसको. जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर परफेक्ट गैस सजेस्ट. जो आदर्श गैस है, आइडियल गैस होती है ना, आइडियल गैस होती है, रियल गैस होती है. आइडियल ही रहती है, उसके एक रियल गैस होती है. जब हम पढ़ते हैं तो PV बराबर NRT के लिए आइडियल गैस का इक्वेशन होती है. जूल थॉमसन का प्रयोग बताता है. तो ये बताना है कि जूल थॉमसन इफेक्ट इज जीरो और नो चेंज इन टेम्परेचर. जूल थॉमसन का प्रभाव है वो नहीं देखा जा सकता, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता. बी प्रेशर डिक्रीज इन एक्सपेंशन, टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज. जो विस्तार में दाब घटता है और ताप भी घट जाता है. प्रेशर डिक्रीज ड्यू टू एक्सपेंशन, टेम्परेचर इंक्रीज. विस्तार में दाब घटता है तथा ताप भी बढ़ जाता है ना. और नो जूल थॉमसन इफेक्ट में सीन एट टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन. प्रतिलोम ताप पर कोई जूल थॉमसन प्रभाव नहीं देखा जा सकता. क्वेश्चन नंबर 37, इसमें आंसर होगा विस्तार में दाब घटता है और ताप बढ़ जाता है. ठीक है. प्रेशर डिक्रीजेज ड्यू टू एक्सपेंशन एंड टेम्परेचर इंक्रीजेज. सी इज द राइट आंसर. कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 37 नंबर क्वेश्चन में सी इज द राइट आंसर. 38 पर चलते हैं. ए टैपिंग फोर्स लैम्डा dx अपॉन dt इज एक्टिंग ऑन ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. मैंने आपको यही बोला था कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में से भी एक क्वेश्चन आता है. तो आप अगर आपके पास टाइम कम है, आपने नहीं पूरा कोर्स कर पाए हो, तो आप ये देख सकते हो कि आप क्वेश्चन से एनालिसिस कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है. आप एक तो ये पेपर सोल्व करिए, जो वीडियोस आ रहे हैं हर घर शिक्षा पर चैनल पर. तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट है तो आप फिजिक्स के सारे 2 वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी. अभी ये जो तीसरा वीडियो भी आ जाएगा और आगे भी आते जाएंगे. तो आप उनको वीडियोस में आप क्वेश्चन को पढ़िए. अगर आपके क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर आपके सेम फार्मूला यूज़ होता है, अगर आप अंदाजे से क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो तो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. क्योंकि अगर आप पूरे कोर्स लेके नहीं बैठना चाहते तो आप क्वेश्चंस पहले तो ये पेपर सॉल्व करिए. फिर आप पहले तो पेपर सॉल्व करिए, चाहे आप एक बार देखिए सब पेपरों को, पेपर देखिए, फिर आप उनमें से एनालिसिस करिए कि आपके पास 10 टॉपिक या 15 टॉपिक कौन से हैं छोटे छोटे. आप जो आपको सॉल्व करते हो उसमें से क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, जो भी आपको हेल्प मिलती है, तो आप कर सकते हो. 38 नंबर क्वेश्चन. तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मास m, then the frequency of oscillation of small damping is given by 38 नंबर क्वेश्चन. जो इसकी ये है, इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. तो डी इज़ द राइट आंसर. सॉरी फॉर दैट, डी इज़ द राइट आंसर. ओके.
39 द फेज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स टू फ्रिक्वेंसी ड्राइवन ऑसिलेटर ऑफ ए नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय, जो मूल आवृत्ति वाले चलित दोलित्र के विस्थापन एवं जो आवृत्ति दे रखी है चालित बल के बीच कला कोण क्या होगा, जो कला कोण है वो क्या होगा, है ना, फेज ये है। तो 39 नंबर क्वेश्चन एंड ये कला कोण होगा, बी इज द राइट आंसर। ओके 40 नंबर क्वेश्चन, द नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसीज ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर शोन बिलो वेल, जो युग्मित दोलित्र हैं उनकी जो विधा ये जो दे रखी है सामान्य विधा आवृत्तियाँ कितनी होगी, तो ये बताना। 40 नंबर क्वेश्चन है एंड सी इज द राइट आंसर। ओके 41 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट EM वेव्स। अब अगर आपने पिछला जो वीडियो है अगर देखा है तब आपको पता होगा, पहले जाइए देखिए, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपका एक क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, क्योंकि आपको वो आता होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संदर्भ में एक जो कथन है वो सत्य नहीं है। अब आपको अगर लग रहा है कि आप वो चेंज करके कैसे देगा, चेंज करके ऐसा दे सकता है कि यहाँ पे दे रखा है कि कथन सत्य नहीं है, और थोड़ा सा इधर उधर करा और फिर ऐसा बोल देगा कि कथन सत्य है, वो बताओ। तो 3 कथन गलत दे देगा थोड़ा थोड़ा चेंज करके, क्योंकि फिजिक्स एंड में ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करते हो तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, राइट। आपको सेम लग रहा होता है तो आप क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन पूरा पढ़िए कि हाँ मैंने ये पढ़ा है ना सेम। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स होती है, ये तो सबको पता है कि अनुप्रस्थ होती है, नॉर्मल है, ये तो पढ़ते आ रहे हैं 12th क्लास से ही। जो मैग्नेटिक वेव्स होती है वो एक्सर्ट दाब आरोपित करती है। यस, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के, ये तो जो हमने ये नीचे ये जो दे रखा है सी में, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं ना कि भाई एप्सिलॉन नोट तो ई में यूज़ हो रहा है, और ये जो म्यू नोट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में यूज़ होता है, राइट। ये एक्सप्रेशन तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ये तो सबको ही पता है अगर आपने ये करी है तो। मोमेंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, जो संवेग घनत्व है सही नहीं है, तो इसमें 41 में डी इज़ द राइट आंसर गाइज, ठीक है। uh, 44 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द टर्म लो पास फिल्टर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, निम्न में से किस स्थिति के लिए पद निम्न पारक फिल्टर सर्वाधिक उपयुक्त है ना। तो ये भी आपका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। ओके डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। 45 नंबर क्वेश्चन, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज ड्यू टू, जो स्पेक्ट्रल लाइन्स की प्राकृतिक चौड़ाई का कारण क्या है। थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फाइनाइट लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड एनर्जी लेवल, रिकॉइल ऑफ द न्यूक्लियस। तो 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये बताना है कि इसकी जो प्राकृतिक चौड़ाई होती है, इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन में नेचुरल जो विड्थ होती है वो क्या है, मतलब कि इसका जो रीज़न होता है चौड़ाई बढ़ती है घटती है, जो भी चौड़ाई होती है इसमें चौड़ाई मतलब भाई चौड़ाई हो रही है तो इसका मतलब कोई रीज़न तो है स्पेक्ट्रल लाइन की चौड़ाई का। तो वो है कि 49 नंबर क्वेश्चन बी इज द राइट आंसर, कि इसमें जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर होते हैं उनके जो आयुकाल के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में अनिश्चितता आ जाती है। ओके 45 नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके 46 नंबर क्वेश्चन, ए सिस्टम हैज़ ए सेट ऑफ एन आइगन स्टेट आइगन फंक्शन, आप वापस टॉपिक पढ़ लीजिएगा, मोस्ट है इसमें क्वेश्चन आता है, ऑपरेटर्स जो होते हैं, गिवन बाय दिस वन एंड इट्स इम्प्लाइज, ये जो टर्म दे रखी है इसके लिए ये दिखाना है कि जो ये फलन है वेव फंक्शन है, सॉरी वेव फंक्शन होता है, इसको हम जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें वेव फंक्शन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो दो फंक्शंस हैं ऑर्थोगोनल का मतलब है कि वो परपेंडिकुलर है, राइट। और नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होते हैं, उस नॉर्मलाइज्ड फंक्शन का हमने कोई एक आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मलाइज्ड फंक्शन के लिए जो ये हम जो भी उस टर्म की वैल्यू निकालते हैं वो 1 आती है, वो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होता है। ये भी हमने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा होगा अगर आपको पता हो तो, है ना। और ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं या फिर ऑर्थोगोनल टू नहीं है, इन दोनों में से आपको बताना है कि भाई ऑर्थोगोनल है या नहीं है।
तो 46 नंबर क्वेश्चन। एंड ये है कि ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं, क्योंकि इसका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 0, राइट। तो ए इज़ द राइट आंसर। ओके, 47 नंबर क्वेश्चन, ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। Which are the differences between vibrational energy states is of the order of 0.1 electron volt. Difference between rotational energy state is the order of 0.001 electron volt. Difference between molecular energy state is of the order of the 5 electron volt. Difference between atomic energy states is of the order of the 1 kilo electron volt. इसके लिए आपको जो वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, मॉलिक्यूलर है, इलेक्ट्रॉन है, ट्रांजिशनल है, एनर्जीज़ की टर्म पढ़नी होगी। उन जो टोटल एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल प्लस ट्रांजिशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्लस हम निकालते जाते हैं, उन एनर्जीज़ की टर्म में उनको पढ़ना है। तो जिसमें सबके थ्योरेटिकल आंसर्स, जो थ्योरी दे रखी है उसको आप पढ़िए, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो कथन सत्य नहीं है उसको हमें मार्क करना है। तो डी इज़ द राइट आंसर, बट द कथन जो करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। 48. If operator P is equals to AB and Q CD then is given by जो ये 4 ऑप्शन दे रखेंगे, इसका संकारक है। संकारक मीन्स ऑपरेटर में से क्वेश्चन आ गया है वापस से, तो इसको भी आप करिए। 48 नंबर क्वेश्चन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, 49 number question, if for a system and ये दे रखे, then for the state of this system given by phi is sin is equals to sin 1 plus sin 2, sorry मैं phi पढ़ रही हूँ। the expectation value, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने फाइनल ईयर में पढ़े हैं उनमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ज़्यादा बार आ रखा है, जो इसमें से है ना। तो इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, निकालते हैं, ए होती है, इसको नॉर्मलाइज फंक्शन करते हैं, फिर स्टेटमेंट वैल्यू को निकालते हैं, बस ये है। 50 नंबर क्वेश्चन फॉर ए सिस्टम, किसी सिस्टम के लिए 3 टर्म्स दे रखी है और Xi1 प्लस Xi1 Xi2 Xi आर 3 डिस्टिंक्ट आइगन स्टेट्स है ऑफ द सिस्टम पे। P इज़ द पैरिटी, ऑपरेटर पैरिटी क्या होती है, इवन होती है और ओड होती है पैरिटी, है ना। इफ़ द फंक्शन इज दिस वन, जो भी लिख रखा है फंक्शन, और अगर ये फंक्शन ये अगर कोई फंक्शन है ऐसा ना, ठीक है, और ऐसा अगर हमें ऐसे फंक्शन ऐसा मिलता है तो ये इवन हो जाएगा। अगर फंक्शन ऐसा है और हमें मिलता है ऐसा, मतलब नेगेटिव का नेगेटिव, तो वो फंक्शन हो जाएगा ओड। ओके, ये हो जाएगी इवन पैरिटी, ये ऑड पैरिटी। 2 प्रकार की पैरिटी होती है, ठीक है। 50 क्वेश्चन नंबर 15 इज़ फॉर ए सिस्टम, जो 3 दे रखे हैं, इसके लिए आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। द राइट आंसर इज़ जी। Question number 51, from the results of Stern-Glans experiment and Zeeman effect we understand that जो ये Stern-Glans है, फ्रैंक करके कुछ भी एक्सपेरिमेंट है, एक Zeeman इफेक्ट है, इनमें से भी क्वेश्चन इतना चांसेस नहीं होते, लेकिन आ गया है ना, देख लीजिए आप। तो इसमें से पढ़ते हैं कि जो इनके लिए है कि परिणामों व Zeeman प्रभाव से हम समझते हैं, है ना। Angular momentum component along the direction of the magnetic field is quantized, but the components perpendicular to the magnetic field are not space quantized. जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश कोणीय संवेग का घटक क्वांटीकृत है, किंतु चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब कोणीय संवेग के घटक क्वांटीकृत नहीं होते। ये तो सही बात बोल रहा है ये कि भाई जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसके जो अभिलंब, जो परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो भी उनके जो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी स्पेस में ये क्वांटाइज्ड नहीं होते। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर स्पेस क्वांटाइज्ड। ओके, बातें सब बोल रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें परिणाम के लिए ये तीनों में से जो आंसर्स बताने हैं, द आंसर इज 51 में से ए इज़ द राइट आंसर। ओके, तो 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, जड़त्वीय और अजड़त्वीय जो पढ़ते हैं हम। तो इनर्शियल किसे बोलते हैं, अगर कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, एस, तो और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश,
अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एस डैश में अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी कोई वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई अगर गति कर रहा है, तो वो जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, राइट। is moving along x direction with constant velocity v with respect to another inertial frame of reference s. The observer in s dash frame and s frame observe the z components of electric field and the force at same points. Then जो 52 नंबर क्वेश्चन है इसका ये जो बताना है कि इसको एक ही बिंदु पर लेते हैं तो क्या होगा ना, तो 52 नंबर क्वेश्चन एंड सी इज द राइट आंसर। ओके, जहाँ पे ये जो है ना ये गामा की जो वैल्यू दे रखी है ये क्वेश्चंस में, a dielectric sphere of radius r is placed in uniform electric field E naught along z direction. The electric field just inside and just outside the sphere along z direction will be. एक पराविद्युतांक कोई गोला है जिसकी त्रिज्या r है, z को अनुदिश लगे एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। गोले के ठीक अंदर एवं ठीक बाहर z दिशा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो क्या होगा। अब इसमें क्या है कि जो डायलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए मैंने बोला था कि जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि भाई माइनस पी अपॉन जो 3 जो हम बाहर जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने देखा था, तो ये पता ही है हमें। अब ये पूछा है कि भाई अंदर और बाहर जो भी दोनों की तरफ पूछा है तो ये हमें पता है कि भाई ये क्या होगा। जो अंदर है पहले अंदर दे रखा है तो अंदर के लिए ई नोट माइनस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और ये होगा, और बाहर के लिए प्लस में होगा, है ना। तो इसमें जो आंसर है वो सीधी तरीके से देख सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक के लिए जो पिछली बार भी क्वेश्चन में पढ़ा था कि उसका है ना। तो 53 नंबर क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट, 53 नंबर क्वेश्चन, द राइट आंसर इज सी। ओके, sorry for the disturbance. A magnetic material is placed in a magnetic field B. The orbital angular momentum of an electron of material is L. Spin angular momentum is S. And the change in orbital magnetic moment mu L of electron will be given by. जो magnetic जो इसमें हमने L पढ़ा है, spin L जो चक्रणीय कोणीय संवेग होता है, एक ऑर्बिटल मोशन होती है, एक स्पिन मोशन होती है, जिससे हमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम और इससे हमें जो ये मिलती है स्पिन, हम किसी का स्पिन निकालते हैं, है ना, सिंप्लिसिटी निकालते हैं। द चेंज इन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दिखा रखा है। तो 54 नंबर क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि अगर हम नीचे जाते हैं 4 ऑप्शंस में से द राइट आंसर इज ए। ओके फाइन। नंबर 55 में थे हम, तो आर नोट इक्वल्स टू 0 है, डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना है। सब जानते हैं कि जो डाइवर्जेंस होता है वो डाइवर्जेंस को हम डॉट प्रोडक्ट से लिखते हैं, और जो कर्ल होता है उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। तो हम आर कोई है तो उसका अगर हम करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ सी इज़ द राइट आंसर। आप करके देखिएगा। डाइवर्जेंस कर्ल इज़ नॉर्मल, जो आपने पढ़ाई है कि कैसे निकालते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड केंद्र ओ पर, अब ये हमने पढ़े हैं म्यू नोट अपॉन आई आर, म्यू नोट आई अपॉन आर, ये त्रिज्या स्मॉल आर के बराबर हो, त्रिज्या के बराबर हो, ये सब हमने पढ़े हैं अंदर बाहर, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जब ये गोला पूरा है और यहाँ से सी और ई बीच के बीच में स्पेस है, तो हमें बताना है कि ये केंद्र ओ पर कितना जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो ये बताना है हमें कि यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। ओके, बिकॉज ये पूरा का पूरा गोला भी नहीं है, स्पेस है खाली, है ना। हाँ, HCl परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो डायपोल मोमेंट है वो ये दे रखा है। उन दोनों आयनों के बीच की दूरी और द्विध्रुव के केंद्र से दोनों आयनों को मिलाने वाली रेखा के जो दोनों दूरी पर स्थित ऊर्जा का मान क्या होगा, ये जो है वो हमें निकालना है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्टेंस दे रखी है एंड इसका निकालेंगे, देन ए इज़ द राइट आंसर। ओके फाइन। 58 कंसिडर मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है वो कंसिडर कर रहे हैं एस इमिटिंग वेव्स ऑफ वेव लेंथ लैम्डा एंड 2 नैरो पिन होल्स ए एंड बी, जो होल्स हैं वो हैं
लेट दिस पिन होल्स एक्ट एज टू वर्चुअल कोरेंट सोर्सेज, जो कोरेंट कला संबंध स्रोत बोलते हैं इनको, है ना। तो इट इफ ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट होगा, है ना। तो इसमें ये कोई एक्सपेरिमेंट करके दे रखा है कि भाई कोरेंट सोर्स की कला जो एक दूसरे के समान से चलते हो। कोरेंट सोर्स पता है आपको क्या होते हैं, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो कोरेंट सोर्स का मैं बता रही थी, वो जैसे कि टू सोर्सेस हैं आर सेड टू बी कोरेंट if they emit light waves of the same frequency near same amplitude and are always same phase in each other, मतलब जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी वो सेम एम्पलीट्यूड में होंगे और जो जिनका फेज जो कला है उनकी जो उनका कला कोण है फेज है वो सेम होगा। तो इसके लिए हमें कोई कथन गलत बताना है, ठीक है। तो व्यतिकरण फ्रिंजों का निर्माण ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। सॉरी फॉर द डिसकन्वीनियंस। 58 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें व्यतिकरण फ्रिंजों का निर्माण ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। वर्टिकल इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस को क्या बोल सकते हैं, व्हेन टू वेव्स होती है ना, when two waves of same frequency and having a same constant phase difference transfers in same direction of medium simultaneously and superimpose on each other, then the intensity of the light waves is, है ना। तो then phenomena of light is known as interference of light, ठीक है। दो जो वेव्स होगी वो सुपर होगी, मतलब कि अध्यारोपित होगी एक दूसरे पर, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इंटरफेरेंस को आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको उसके सारे के सारे तथ्य समझ में आ जाएंगे। तो इंटरफेरेंस की कंडीशन जो होती है कि भाई उनके लिए सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, जो फेज डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए कि कांस्टेंट दे रखा हो तो कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो ये दे रखा है सभी चमकदार बिंदु की तीव्रता 2l/² व काले बिंदु की 0 होगी। एक चमकदार या काली फ्रिंज की चौड़ाई फ्रिंज अंतराल की आधी होती है। प्रकाश स्रोत ए एवं बी के एक दूसरे के पास लाने पर फ्रिंज मोटाई का मान बढ़ता है ना। ये दे रखा है। तो इसमें ये होगा कि जो हमारी जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो फ्रिंज अंतराल की आधी होती है, सी, जो इसमें सी है राइट आंसर, ओके। इसमें कोई वो ज़रूरी नहीं है कि इसमें ये दे रखे हैं जो भाई इसका जो आंसर होगा ना वो ये है। अब ये तो पता है कि जो काले बिंदु की है वो शून्य होती है, ये भी पता है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू क्यों होता है, क्योंकि जहाँ पे जितनी वो ऊष्मा वो करेगा उतना का उतना वो कार्य कर देगा, तो वो ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू हो जाता है। और ये तो सी और मोटाई के मान पर निर्भर करता है, तो ये तो है ही। फ्रेस्नेल्स मैंने बोला था ना, फ्रेस्नेल्स है वो, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो इफ इन फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ थिकनेस दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ द वन ऑफ द बीम्स दैट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, है ना। तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो पढ़ना है। द लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ग्रेटर देन इन एड, ठीक है। प्रकाश उस माध्यम में जिसका अपवर्तनांक म्यू का मान एक से अधिक होता है में हवा की तुलना में तीव्र वेग से गति करता है। ये दे रखा है प्रकाश उस माध्यम में जिसका अपवर्तनांक का 1 से कम होता है वो हवा के तुलना में कम वेग से गति करता है। ये तो ज़्यादा वेग से गति कब करेगा, जब ग्रेटर होगा, और जब म्यू का मान 1 से कम हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से लेस होगा, ठीक है, 1 से कम, तो हवा की तुलना में कम वेग से गति करेगा। फ्रिंज प्रारूप की केंद्रीय फ्रिंज उस दिशा में स्थापित होती है जहाँ पारगमित प्लेट स्थापित की गई, मतलब ट्रांसपेरेंट प्लेट जहाँ पर है वहीं से वो फ्रिंज की वो प्लेस होगी, ठीक है। देन 59 क्वेश्चन में डी जो इनकरेक्ट है ये है कि भाई इसकी जो मोटाई और फॉर मीडियम होता है थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो ऑप्टिकल पाथ इन एड इक्वल, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका प्रकाशीय पाथ का मान यूटी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन। अब देखो अभी क्वेश्चन दे रखा है कि भाई अब मैंने न्यूटन रिंग का एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी बताया था। तो न्यूटन रिंग में मैंने ये भी बताया था कि न्यूटन जो रिंग एक्सपेरिमेंट है फ्रेस्नेल्स है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ये ऑप्टिक्स है, और ऑप्टिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट है और फ्रेस्नेल्स है, इन 5 टॉपिक्स को तो अच्छे से कर लेना है। तो न्यूटन ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है जो आप करके कमेंट्स में आंसर करेंगे, ठीक है। और आपको अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर हर घर शिक्षा में पिछली क्लास में भी फिजिक्स के क्वेश्चंस देखिए। 61 क्वेश्चन इन फ्रॉनहोफर सॉरी फ्रेस्नेल्स बता दिया मैंने और फ्रॉनहोफर नहीं बताया। फ्रॉनहोफर का स्लिट का डिफ्रैक्शन बता दिया, तो उसमें आपको पता ही है कि बस ये गिने चुने हैं। तो एक्सपेरिमेंट विड्थ ऑफ स्लिट नैरो, विड्थ के और चौड़ाई ये जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ही विवर्तन उच्चिष्ट और निम्निष्ट केंद्रीय निम्निष्ट के अति समीप हो गए। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों और बिल्कुल पृथक विवर्तन उच्चिष्ट व निम्निष्ट देखे जा सकते हैं। पर्दे पर एक समान तीव्रता देखी जा सकती है, पर्दे पर कोई विवर्तन प्रारूप नहीं देखा जा सकता। अब इसमें क्या होना चाहिए कि संकीर्ण हो तो क्या हो जाएगा, तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों और बिल्कुल पृथक विवर्तन उच्चिष्ट में, क्योंकि चौड़ाई पर निर्भर करता है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट में हमें अलग अलग देखे जाएंगे। तो बी इज़ द राइट आंसर, ओके।
62 नंबर क्वेश्चन वे क्या है कि a parallel beam of monochromatic light is allowed to incident normally on a plane grating having this one second order spectral line is observed to be deviated to 630 degree the wavelength of the spectral line wavelength. The question is for homework, so आप करके कमेंट में और कमेंट करिए, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, थोड़ी हमारी भी हेल्प हो जाएगी। और आपके लिए हम इतना कर रहे तो आप तो इतना कर ही सकते हो, राइट। If the beam 63 question, right, if the beam of the plane polarized light whose plane of vibration is inclined at the angle of 45 to the optic axis is incident on a quarter wave plate, the emergent light will be, जो पारगमित प्रकाश की प्रकृति होगी वो क्या होगी। तो इसमें ये हो जाएगी, वो वृत्तीय पाथ पर गति करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो 50 डिग्री कोण बना रहा है और चतुर्दांश पट्टिका पर आपतित होता है, तो वो वृत्तीय तल पर घूमने लग जाएगा, राइट। आंसर इज सी। 64 पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन की आपने शायद सॉलिड में या फिर सॉलिड में पढ़ी होगी परिभाषा पैकिंग फ्रैक्शन के। और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट टू द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये है सॉलिड का सॉलिड की जो वो स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला जो यूनिट है ना, वो है। फाइनल ईयर के कुछ ये टॉपिक्स पढ़ लो ना, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फाइनल ईयर एंड जो सेकंड ईयर में कोई कुछ गिने चुने, फाइनल ईयर के तो सारे आ रहे हैं। तो आपने लेटेस्ट अगर किसी ने पढ़ी है फाइनल ईयर, तो आप वापस कुछ गिने चुने टॉपिक्स उठाइए। जैसे कि क्वेश्चन में पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, ऑप्टिक्स में ही आ गया, तो ऑप्टिक्स में इतने पढ़ लिए टॉपिक्स। अगर पूरी ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी जा रही तो मैथमेटिकल में अगर टेंसर, जैकोबियन और डिराक डेल्टा आ रहा है, तो तीनों में से क्वेश्चन 1 2 तो मिलते ही मिलते हैं, हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में मिलते हैं, नेट गेट के भी एग्ज़ाम में मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको पढ़िए। और जैसे कि थर्मो हो गया, थर्मो में जो प्रोसेसेस है, अगर थर्मो हार्ड लग रही है तो उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व करके देखिए, है ना। न्यूक्लियर में आपको पता ही है कि वो जो क्वार्क मॉडल्स है, नॉर्मल जो एक्सपेरिमेंट डिटेक्टर्स, जो डिटेक्टर्स एसिलेटर्स है वो है। क्वांटम में तो सीधा का सीधा ही है कि श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़िए, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रखे, लेकिन वो मोस्ट है उनमें से। उससे बन के क्वेश्चन ऑपरेटर मोस्ट है, आइगन फंक्शन मोस्ट है, हाइजेनबर्ग मोस्ट है, डी ब्रोगली है, हमने बहुत सारे जो इनके पढ़े वो है, तो आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में जैसे टॉरॉइड है, कहाँ पर कितना किसका विभव, पोटेंशियल कितना किसका क्या निकालना है, वो सब ये जो टॉपिक्स है, अगर आप गिने चुने 20-30 टॉपिक्स को अगर आप रिपीट करते रहो, आप क्वेश्चन भी नहीं करते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं करना तो न्यूमेरिकल भी मत करिए, क्योंकि थ्योरी के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और अगर आप न्यूमेरिकल नहीं लेकर बैठना चाहते तो आप ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर के सोल्व के वीडियोज़ देखिए हर घर शिक्षा में, और आप ये जो 10-20 टॉपिक्स हैं ये इनको सॉल्व करिए, ठीक है। 64 नंबर में आंसर बता दिया ना, इसमें आपका वाला केंद्रित करनी है फेस सेंटर क्यूबिक सेंटर, ओके। 65 नंबर क्वेश्चन, एंगल बिटवीन नॉर्मल्स टू द प्लेन ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसके लिए यूनिट सेल के लिए जो द्विलंबों के मध्य कोण है ज्ञात करना, कोण के सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप उसमें यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल के लिए वॉल्यूम वगैरह निकालोगे तो आपको कोण का फॉर्मूला मिल जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ओके। 66 नंबर, निम्न में से कौन सा कण क्रिस्टल में जालक कंपन से संबद्ध है। कौन सा जो है वो पार्टिकल एसोसिएटेड विद द लाइटेस्ट वाइब्रेशन, ठीक है। इसमें फोनोन होगा, बिकॉज है ना फोटोन्स का फोनोन होगा। फोनोन के बारे में आपने इतना पढ़ा नहीं होगा। पैरिटी ऑफ पी, पैरिटी बताइए हमने, पैरिटी ऑफ समता, जो इलेक्ट्रॉन की पैरिटी कितनी होती है। 67 नंबर, ऑड होती है, विषम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव प्रोटोन के लिए हमने बताई थी। प्रोटोन के लिए पूछोगे तो क्या हो जाएगी बताइएगा आप कमेंट्स में। एन अल्फा पार्टिकल इज स्टॉप्ड इज इन आयनाइज्ड चैम्बर, हाँ एक आयनाइज्ड चैम्बर जो डिटेक्टर में आ रखा है वो भी इम्पोर्टेंट है। ईच टाइम अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूसेस 1 पेयर इट लॉसेस 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, अमाउंट ऑफ चार्ज कलेक्टेड एट ईच प्लेट, है ना। दिस वन इज़ ऑल्सो फॉर आयनाइजेशन चैम्बर पढ़िएगा आप, है ना। इसमें सॉलिड फिजिक्स में ही है शायद डिटेक्टर्स, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में है, न्यूक्लियर में है शायद, न्यूक्लियर में। तो इसका रिप्लाई आप दीजिएगा, जो मैंने 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं उनका कमेंट्स में आप रिप्लाई दीजिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन की नाभि के बंधन ऊर्जा, जो बाइंडिंग एनर्जी है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि बाइंडिंग एनर्जी है वो उसमें से क्वेश्चन आता है। तो नाभि के बलों में प्रभाव में नाभि के लिए कणों की अन्योन्य क्रिया के कारण होता है, जिसे आयतन ऊर्जा EV के द्वारा ज्ञात करते हैं। आयतन ऊर्जा E एक किसके समानुपाती होती है। ये जो आयतन ऊर्जा है वॉल्यूम एंड, इसके लिए ये इसमें से आयतन ऊर्जा पूछ लिया, लेकिन ट्रांजिशनल इलेक्ट्रॉनिक ये भी पूछते हैं आप, तो इनके लिए भी ए का जो द्रव्यमान संख्या के कैसे निर्भर करती है इसका भी बताएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी का, जिसमें वाइब्रेशनल एनर्जी भी पूछी, इलेक्ट्रॉनिक भी है और एक सरफेस भी है, और जैसे कि वॉल्यूम पूछ ली है,
6 एनर्जीज का टोटल बाइंडिंग एनर्जी बनती है। बाइंडिंग एनर्जी का आपका फॉर्मूला बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये एक के समानुपाती होती है वॉल्यूम एनर्जी। ओके, डी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में भी मैंने आपको बताया था कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है वो भी आता है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है कि साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार कण द्वारा अर्धवृत्तीय वृत्त को तय करने में जो आधा, जो डीज के बीच में जो आधा तय करता है उसकी उसमें इसको कितना ज़्यादा किस पे तय करने में लगा समय निर्भर किस पर नहीं करता, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ना उसमें साइक्लोट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बी लग रहा है तभी तो वो मतलब वो ऐसे चक्कर लगा रहा है। कण के आवेश पर तो करेगा, क्योंकि आवेश से ही उसका चुंबकीय जो है वो उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। कण के पार्टिकल निर्भर करता है पार्टिकल पर, क्योंकि वो कितना ज़्यादा है उस पर करेगा, लेकिन वी पर निर्भर नहीं करेगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। 17 में ए इज़ द राइट आंसर। ओके, थैंक यू। आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगली बार हम आते हैं नया पेपर लेके। जब तक आप होमवर्क में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करिए। ओके, थैंक यू।